अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों ने साउथ चाइना सी में चीन के व्यापक समुद्री क्लेम्स के बड़े हिस्से को खारिज कर दिया है, एज वेल एज द टेरिटोरियल क्लेम्स बाय एनी स्टेट्स टू अंडर सी रीफ्स। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अभ्यास में शामिल होने के लिए भी प्रेशर बना रहा है, और ये एक ऐसा कदम है जिससे चीन और भी ज़्यादा नाराज़ हो सकता है। और क्योंकि साउथ चाइना सी में टेंशन्स बढ़ रहा है, इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या फिर कंपीटिंग मैरीटाइम क्लेम्स के बारे में इंटरनेशनल लॉज क्या कहता है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजीव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्प्यूटेड वाटर साउथ चाइना सी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इस विवाद का क्या कारण है और कितनी कंट्रीज इस विवाद में शामिल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईयर 1982 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर द लॉ ऑफ द सी को अपनाया गया और हस्ताक्षरित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक्सटेंडेड मैरीटाइम्स रिसोर्सेज क्लेम्स को औपचारिक रूप दिया गया और इस समय कम से कम 6 देशों के सरकारों द्वारा दक्षिण चीन सागर में विवादित पेरासिल और स्पार्टली आइलैंड्स पर दावा किया जाता है। तब से विस्तारित समुद्री संसाधन क्षेत्रों को सुरक्षित करने की मांग करने वाले राष्ट्रों द्वारा जल का तेजी से सैन्यकरण किया गया है। इन द ईयर 2009 वियतनाम ने 1970 के दशक से अपने कब्जे वाले 48 छोटे द्वीपों में से कुछ के आसपास की भूमि को रिक्लेम करना शुरू किया और फिर जवाब में चीन ने जलमग्न सुविधाओं पर अपने बहुत बड़ी सुधार शुरू किए, जो पहली बार 1980 के दशक में शुरू हुआ था। और फिर 2016 तक इन सुधारों के परिणाम स्वरूप चाइना द्वारा 3 मिलिट्री ग्रेड के मिड ओशन एयरफील्ड्स बनाए गए थे, जिसके कारण दुनिया भर में सदमे की लहरें चली। और वहीं चीन ने द्वीपों का सैन्यकरण नहीं करने की अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया था। दक्षिणी चीन सागर लगभग 3.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र है, जो मैक्सिको की खाड़ी ऑल्सो कॉल्ड गल्फ ऑफ मैक्सिको के आकार के लगभग 2 गुने से भी अधिक बड़ी है। एक आधुनिक वॉरशिप को ताइवान में अपने उत्तरी किनारे से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के दक्षिणी किनारे तक 30 नॉट के टॉप स्पीड से रवाना होने में सिर्फ 3 दिन का समय लगता है। समुद्र पर चीन का दावा सी कन्वेक्शन के कानून और उसकी तथाकथित 9 डैश लाइन्स दोनों पर आधारित है और ये रेखा चाइना मेनलैंड से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है, जिसमें कि समुद्र का आधा हिस्सा शामिल है। और फिर 2016 के एक हिस्टोरिक डिसीजन में हेग इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने फिलीपींस द्वारा लाए गए एक केस में समुद्र पर चीन के दावों के हिस्से के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसे चीन ने ट्राइब्यूनल के अधिकार और मामले में उसके निष्कर्ष को खारिज कर दिया, क्योंकि अपने फैसले में ट्राइब्यूनल ने साउथ चाइना सी को एक सेमी एनक्लोज्ड सी के रूप में माना था, जैसा कि सी कन्वेक्शन के कानून द्वारा परिभाषित किया गया है। द बॉडी ऑफ द वाटर वॉज टाइटली और लार्जली कॉन्टेंट विद द लैंड फीचर्स। सी कन्वेक्शन के कानून के तहत सभी देशों को अपने भूमि से मापा गया समुद्र और समुद्र के संसाधनों को एक्सप्लॉइट करने के लिए 200 समुद्री मील और 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का अधिकार है, और जो कोई भी देश इस क्षेत्र को ओवरलैप करता है उसको उस क्षेत्र के अन्य दावेदारों के साथ बातचीत करने के लिए बाध्य होना होगा। बट साउथ चाइना सी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जो मौजूदा तनावों का एक कारण है। और इसके अलावा देयर आर 3 मोर ग्रेट चैलेंजेस। पहला ये कि साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों का दावा करने वाले देश इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि एक्चुअली हु ओन्स द पैरासिल एंड स्पार्टली आइलैंड्स। वहीं चीन प्राचीन काल से अत्यधिक विवादित एविडेंसेस के साथ साथ 1902 से 1939 के हाल के दावों के आधार पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जिसमें जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और बाद में 1952 की शांति समझौते में रिपब्लिक ऑफ चाइना अब का ताइवान के क्लेम्स को मान्यता दी थी। वहीं आइलैंड के प्रतिद्वंदी दावेदार इस एविडेंस की वैलिडिटी से इनकार करते हैं और वहीं वियतनाम के पास भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके दौरान की अवधि के सामान्य रूप से क्रेडिबल एविडेंसेस है। फिर यू आकार के 9 डैश लाइन के भीतर के पानी पर भी चीन के बड़े दावों पर भी व्यापक सवाल है,
ये लाइन जो फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनई और वियतनाम को पार करता है, जो पहली बार 1947 में चीन की नेशनलिस्ट सरकार द्वारा खींची गई थी और इस दावे का अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं तब या अब। इस संघर्ष में दूसरी चुनौती ताइवान है, जो 1949 से संप्रभुता के मुद्दे पर चीन के साथ विवाद में है। इस विवाद का मतलब ये है कि ताइवान को औपचारिक रूप से अधिकांश देशों द्वारा एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और इसलिए ये सी कन्वेंशन के कानून के लिए सिग्नेटरी भी नहीं है और ना ही कानूनी रूप से क्षेत्र का दावा करने का हकदार है, लेकिन फिर भी ताइवान द्वारा एक द्वीप पर कब्जा किया गया है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून में कुछ भूमि क्षेत्र के प्रकार के बारे में बहस होती है जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अधिकार उत्पन्न करता है। सी कन्वेंशन का कानून कहता है कि भूमि मानव निवास को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए और 2016 में हेग इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने पाया कि स्पार्टली समूह में कोई भी द्वीप इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है और ये साउथ चाइना सी की दक्षिणी सीमा तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर चीन के दावों के लिए एक बड़ा झटका था। जब सम्मेलन ने समुद्र को नियंत्रित करने वाले अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुलझा लिया था, इसने सैन्य गतिविधियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया, स्पेशली इनोसेंट पैसेज बाय वॉरशिप्स इन टेरिटोरियल सीज। सी कन्वेंशन के कानून के तहत एक विदेशी युद्धपोत दूसरे देश के 12 नॉटिकल माइल के भीतर से गुजर सकता है जब तक कि वो सीधा रास्ता अपनाता है और कोई भी सैन्य अभियान नहीं चलाता है। लेकिन कंट्रीज इस बात से असहमत है कि इनोसेंट पैसेज क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे समुद्री शक्तियाँ नियमित रूप से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का संचालन करती है। ये उन कोस्टल स्टेट्स को चुनौती देने के लिए है जो समुद्र तक पहुँचने को गैरकानूनी रूप से प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है और दक्षिण चीन सागर में अपना दावा करने वाले द्वीपों के 12 समुद्री मील के दायरे में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को अंजाम देकर अमेरिका ने चीन को नाराज कर दिया है। हालांकि ये अभियान द्वीपों या संसाधन क्षेत्रों पर चीन के दावों को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य अमेरिका का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के दावों को मजबूत करने के लिए किया गया था। और वहीं चीन कई कारणों से इस ट्रांजिट का विरोध करता है, जिसमें ये दावा भी शामिल है कि नौसैनिक जहाज़ों को अन्य देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में संचालन नहीं करना चाहिए। हालांकि बीजिंग इस सिचुएशन और समुद्र में अपनी गतिविधियों के बीच विरोधाभास की उपेक्षा करता है, जहां उसके नौसैनिक जहाज अन्य देशों द्वारा दावा किए गए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में नियमित रूप से ऑपरेट करता है और वहीं अपने हिस्से के लिए साउथ चाइना सी के छोटे देश विवाद के बारे में अस्पष्ट है। वे अपनी समुद्री दावों पर चीन से अत्यधिक रूप में धमकाए जाने का विरोध करते हैं, जिसके कारण वे सभी आइलैंड क्लेम से इनकार करने का भी सोचते हैं। लेकिन वे ये भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका चीन के साथ सैन्य टकराव को तेज करे या फिर अपनी नीतियों में बहुत आगे निकल जाए। और रिसेंटली साउथ चाइना सी पर ऑस्ट्रेलिया का बयान चीन के पानी पर दावों की अभी तक की सबसे मजबूत अस्वीकृति थी। इसने चीन के अनुचित दावों और समुद्री विवादों में उसकी बुलिंग बिहेवियर पर उसका सामना करने के लिए एक न्यू स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को चिन्हित किया। ऑस्ट्रेलिया पहले अमेरिका की हाई प्रोफाइल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का साथ देने में खास उत्सुक नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को डर था कि उसकी इस कदम से चाइना भड़क सकता है। लेकिन अब लगता है कि थिंग्स आर अबाउट टू चेंज। And that's it from today's video. Hope you had learned something useful today. My name is Rajiv. Thank you for watching and God bless you all.